हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए आज जो है हमारा 11वां क्लास जो है लेके आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जितने भी एएलपी में या अन्य भी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आया हुआ है हम उसको जो है सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी जो तार का प्रतिरोध है जो है वो 5 ओम है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है। कितना? 40 सेंटीमीटर लंबाई तक। ठीक है, क्या किया जा रहा है? 40 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि इसका जस्ट 2 गुना। क्या चीज? 2 गुना। तो पूछ रहा है कि 2 गुना करने के बाद उसका जो है प्रतिरोध कितना आएगा। प्रतिरोध जो है कितना आएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इससे जो पहले वाला यानी कि क्लास जो है 10th में जो कराया था 10 नंबर का क्लास, उसमें सेम यही क्वेश्चन आया था। सेम जो है यही क्वेश्चन आया था। वहां पे क्या था कि वहां पे खींच कर था, क्वेश्चन तो यही था। तो यहां पे ताना मत करिएगा, बल्कि यहां पे कर लीजिएगा कि जोड़कर, एक समान रूप से जोड़कर। ठीक है, जोड़कर करिएगा। ठीक है, क्या चीज यहां पे जोड़ा जा रहा है। जैसे मैं बता रहा हूं, एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा वायर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। दूसरा वायर क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो मान लीजिए ये कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर करना है। तो भाई 40 सेंटीमीटर करने के लिए हम इसमें कितना लंबाई का जो है हम इसमें वायर जोड़ेंगे? तो और 20 कर देंगे। 20 सेंटीमीटर लंबाई का जो है तार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कल मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। अगर वायर को खींच करके लंबाई को खींच करके क्या किया जा रहा है, उसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव है। जैसे मान लीजिए वायर को खींच दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या यहाँ पे कहा गया है कि वायर को दूसरे मतलब कि उतना ही मोटाई के दूसरे वायर को अगर जोड़ दिया जाता है तो फिर उसके प्रतिरोध पे, जो नया वाला प्रतिरोध है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर न्यू इक्वल टू आर ओल्ड। अब ओल्ड कौन सा? पुराना वाला। कितना था पहले? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और गुणे एन। अब ये बात जो है कि ये जोड़ने के लिए है। जोड़ने पर, अगर वायर को हम जोड़ रहे हैं तब, अगर यही बात खींच कर कहता तो आर न्यू इक्वल टू आर ओल्ड मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे एन क्या है आप लोगों को मैं बताया था। एन क्या है कि कितना गुना खींचा गया या कितने गुने, मतलब कि लंबाई जो है कितना गुना बढ़ाया गया है, या तो खींचकर या तो जोड़कर। तो जोड़कर ये वाला लगा देंगे, जोड़ने पे ये वाला, और खींचकर ये वाला। इसको ध्यान रखिएगा, ये है आपका खींचकर। ठीक है, चलिए अब सेट करते हैं। इस फार्मूले पर रखेंगे हम। तो आपका आर न्यू निकालना है। आर न्यू निकालना है। तो आर ओल्ड कितना दिया हुआ है? 5 ओम दिया हुआ है। बस सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे 5 गुणे क्या है यहाँ पे? एन। एन कितना दिया है भाई? यहाँ पे 2 गुना। 2 गुना किया जा रहा है लंबाई को, बस यहाँ पे 2 गुना कर देना है। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी का 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 ओम के साथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए,
ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, एक 4 ओम वाला प्रतिरोध, एक 4 ओम वाला प्रतिरोध तार को बीच में 180 डिग्री पर मोड़ा जाता है और इन भागों के दोनों सिरों पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने एक वायर लिया, हमने एक वायर लिया, ये एक वायर ले लिया। ठीक है, अब इसकी जो है लंबाई L है। अब इसको क्या कह रहा है कि इस वायर को बीच में एक मतलब कि 180 डिग्री पर मोड़ा जा रहा है, यानी कि इतना पे हम इसको मोड़ देंगे और जैसे ही मोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, लंबाई इसका हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, लेकिन इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, मोटाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। इसका लंबाई क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका R जो है, यहाँ पे रेडियस क्या होगा? R, और यहाँ पे रेडियस हो जाएगा आपका 2R, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, मतलब कि अगर ये वायर है बेलनाकार तो ऊपर का जो हिस्सा है देखिए वृत्ताकार है, तो इसी वृत्त का जो है अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल निकाला जाए तो πr² होता है। तो यहाँ पे r दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इसके लिए πr² हो जाएगा, और दूसरे के लिए कितना क्या हो जाएगा? पाई और 2r का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? पाई 4π, कितना हो जाएगा? 4πr² हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr² हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये दूसरे जिसको हमने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया 180 डिग्री पे, तो उसका जो है आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ठीक है, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? 4πr², और इसके लिए πr²। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर ρL/A होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि R जो है किसके समानुपाती होता है? लंबाई के। R जो है L के अनुक्रमानुपाती होता है, और वहीं R जो है आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि R1/R2 बराबर, भाई लंबाई के क्या है? R समानुपाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि L1/L2 गुणे, अब ये क्या है? देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, तो A2/A1, A2/A1। अब कुछ नहीं करना है, लंबाई पहले L था और ये L2 हो गया है, L/2 हो गया है, और क्षेत्रफल πr² अब 4πr² हो गया है। बस इस पे जो है इसका वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो चलिए रख के देख लेते हैं। देखिए यहां से हमारा क्या निकलेगा? R1/R2 बराबर L1 क्या है आपका? L लंबाई है, और बट्टे में क्या है? L/2 है, L/2 है। ठीक है, और गुण है A2 का क्या है वैल्यू? A2 देख लीजिए, यानी कि दूसरे वाले का तो क्या है? 4πr² है, 4πr², और बटे में कितना हो जाएगा आपका? 4πr², अब ये हो जाएगा πr², πr²। तो देखिए πr² से πr² कट जाएगा, है ना। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा, देखिए ये L से L कट जाएगा, अब L/1 करेंगे यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये 2L, अब बटे में L, तो L से L कट जाएगा, तो केवल ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये कट के ये ऊपर जाके यहाँ पे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, ये 2 है, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी कि R1/R2 बराबर 8।
ठीक है। अब देखिए 4 ओम, अब क्या मतलब कि R1 का मान जो है 4 दिया है, R1 का मान 4 रखेंगे तो भाई 4 अब बटे में ये वाला जो है 8 नीचे आएगा और ये और R2 इधर चला जाएगा, तो R2 का मान क्या आ जाएगा, 4 दूनी का 8 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R2 जो है, ध्यान दीजिए R2 जो कितना आया है 1/2 आया है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 1, 2/3, 1/4 और ये 4, ये 1/2 किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। देखिए कहाँ पे कुछ हो रहा है इसमें दिक्कत, R2 बार, हाँ देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल आपका ए दिया है, आर ना देकर के ए दिया, देखिए मैं इसको मिटा के थोड़ा सा कर देता हूं, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे जो क्षेत्रफल है मान लीजिए कि ए है, ध्यान दीजिएगा ये मान लीजिए कि ए है, अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो अगर इसी तार को हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है इसको हम फोल्ड कर देंगे तो भाई अब 2 ठे आ गया, भाई 2 अगर इसको हमने मोड़ दिया तो मोड़ के आने मोड़ देंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आकर के यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, एक ये एक और जो आएगा वो दोनों क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी कि एक होगा एरिया a और उसके बाद जैसे ही हम उसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ पे हमने पहले क्या रखा था रेडियस रखा था इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a और ये 2a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको इसमें जो है बस हम क्या रखते हैं आर का मान बदलता, जो रेडियस जो है हम उसको बदल सकते हैं। देखिए हम ए का मान ही यहाँ पर बदल देते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ, इसको सही से कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए R1/R2, अब L1 का मान क्या दिया है, L1 बोले तो L, ठीक है, अब बटे में 1 1, अब पूरा का बटा क्या है L/2 दिया है, ये यहाँ पे 2 दिया है, और मल्टीप्लाई गुणे में क्या दिया है A2/A1, तो देखिए A2 जो है क्या है बाद वाला क्या है 2a हो गया है ना 2a, तो ये कितना हो जाएगा आपका बाद वाला A2 मतलब कि 2a, और बटे में पुराना वाला क्या है आपका a, तो यहाँ पर हम कर लेंगे ये a। अब ध्यान दीजिएगा ये a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये जो है l से l कट जाएगा, और ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर R1/R2 बराबर ये 2 ऊपर चला गया, और जैसे ही वो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 2 दूनी का ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि R1/R2 क्या है 4 आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो R1 का मान है पहले दिया है 4 ओम, R1 का मान जो दिया है 4 ओम, तो चलिए हम 4 R1 का मान यहाँ पर रख देते हैं 4, इसको देखिए मैं आगे इधर कर देता हूँ, R1 का मान जो है 4 ओम दिया है, अब बेटे में क्या है R2 है और इधर ये 4 है, तो ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये R2 इधर चला जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा, R2 बराबर क्या आ जाएगा 1 ओम आंसर आ जाएगा। बात समझ आया, यही चीज़ है। अब देखिए इसमें तो क्या था कि बस यहाँ पे यही चीज़ था कि जो यहाँ पे एरिया जो है वो क्या हो रहा है कि जैसे ही कि वायर को अगर हम 180 डिग्री मोड़ते हैं तो जो उसका जो वृत्त का एक वृत्त बनेगा भाई आगे, तो जो वही
वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम रेडियस ना पकड़ करके रख के हम डायरेक्टली हम क्या कर दिए, एरिया रख दिए। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि थर्मिस्टर के लिए क्या चीज दिया है, मतलब क्या क्या हो सकता है थर्मिस्टर के लिए, क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि थर्मिस्टर होता क्या है। ठीक है, थर्मिस्टर होता क्या है। तो दोस्तों थर्मिस्टर जो होता है वो जो होता है कि बिजली के उपकरण में, यानी कि स्टेबलाइजर हो गया या कोई भी बिजली का उपकरण हो गया जिससे जो है ऊष्मा जो है निकलती हो, तो वही ऊष्मा का जो है नियंत्रण करता है। हीट का जो है क्या करता है, नियंत्रण करता है, ऊष्मा का नियंत्रण करता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्मिस्टर के लिए क्या सही हो सकता है, तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है कि भाई जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है आपका आर जो है यानी कि प्रतिरोध जो है बढ़ता है। तो भाई व्युत्क्रमानुपाती तो हो ही नहीं सकता है। प्रतिरोध ताप के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध ताप के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, जिससे मान लीजिए कि ये फार्मूला देख लीजिए आप लोग, R बराबर रो एल अपान ए। अब R जो है एल पे भी निर्भर कर रहा है और ए पे भी कर रहा है। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध जो है ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो थर्मिस्टर का जो काम है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, थर्मिस्टर का काम जो है प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक करने के लिए, मतलब ऋणात्मक का मतलब कि अगर उपकरण जो है धारा के प्रवाह से गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, तो उसको निगरानी में रखता है। ठीक है, थर्मिस्टर क्या करता है, निगरानी रखता है कि भाई वो गर्म हो रहा है, तो क्या करता है, वो गर्म होता है तो उसका क्या होता है कि ताप गुणांक क्या करता है, वो थर्मिस्टर देखता रहता है कि गर्म हो रहा है कि नहीं, तो वो ट्रिप कर देता है। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, समझ आ रहा है। थर्मिस्टर के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरी बात, जो प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो ये जो है होता तो दोनों है, ध्यान दीजिएगा, होता तो दोनों है ये। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आ गया है दोनों ऑप्शन। तो जब ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो सबसे सटीक जो है होता है कि भाई थर्मिस्टर का काम है बचाना बिजली के उपकरण को, मतलब कि शॉर्ट सर्किट से, मतलब कि अत्यधिक तापन से बचाना, अत्यधिक ताप से या टेम्परेचर से बचाना। तो बचाने के लिए भाई इसका जो है प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, थर्मिस्टर के लिए सही कर देंगे, ऑप्शन डी कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है थर्मिस्टर। बाकी जो है थर्मिस्टर के बारे में मैं अगला जो है लेके आऊंगा। ठीक है, अगला क्लास लेके आऊंगा, उसमें थर्मिस्टर के बारे में आपको बिल्कुल बताया जाएगा। अभी जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए बस आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिए कि थर्मिस्टर के लिए जो है प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए, बोला है कि स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए, आपको मान लीजिए कि कोई परिपथ बना देते हैं, यहाँ पे आई धारा जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए आर प्रतिरोध है और ये वोल्टेज स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए, तो भाई बताइए अधिक धारा लेने के लिए क्या करते हैं। जैसे जैसे इस परिपथ में अधिक धारा जाएगा क्या होगा, आप लोग जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, ओम के नियम से V इक्वल टू आई इंटू आर।
धारा अधिक लेना है तो धारा अधिक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को भी अधिक करना पड़ेगा। धारा जो है, जैसे धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब क्या कह रहा है कि प्रतिरोधक समांतर जोड़े जाते हैं। क्या प्रतिरोध को समांतर में जोड़ करके, देखिए प्रतिरोध को समांतर में हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लिया कि R1 है, ये R2 है, ये आपका हो जाएगा समांतर में, और श्रेणी में यही कैसे करते हैं, सीरीज में। जस्ट यानी एक प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा हम डायरेक्टली क्या करते हैं, श्रेणी में जोड़ देते हैं। और समांतर में वैसे ही हम एक ऊपर और जस्ट उसके नीचे हम जो है जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों का जो अंतिम सिरा है, दोनों का जो है अंतिम सिरा जो है आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि एक प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक में और पहला और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा एक में हम जोड़ देते हैं। तो समांतर में इस प्रकार से जोड़ते हैं और श्रेणी में इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब देखिए, समांतर में जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही इसमें जो है, मान लीजिए यहाँ पे हम वोल्टेज स्रोत रख लेते हैं कोई। अब इस वोल्टेज स्रोत से जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगा, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बताया था हमने कि श्रेणी में क्या होता है, धारा समान होता है। श्रेणी में धारा समान होता है, और वहीं समांतर में क्या होता है, समांतर में वोल्टेज समान होता है। क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। और समांतर में ही जो धारा होता है, समांतर में धारा जो होता है असमान होता है या भिन्न होता है, ठीक है। और श्रेणी में धारा समान होता है और वोल्टेज क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है, समझ गया। तो यहाँ पे जो है धारा क्या हो जाएगी भाई, धारा जा रही है, जैसे यहाँ पे आई जो है इसमें प्रवाहित होगी, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, ये समांतर में है तो बट जाएगा, यहाँ पे कुछ और जाएगा और यहाँ पे कुछ और जाएगा। यानी कि धारा जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर का जा रहा है यहाँ से, तो 5, देखिए ये नहीं है कि 5 एम्पियर इसमें जाएगा 5 एम्पियर इसमें जाएगा, नहीं, हो सकता है कि 2 एम्पियर इसमें जाए 3 एम्पियर इसमें जाए, तो यही यहाँ पे बट जाती है। तो समांतर में धारा जो है असमान। लेकिन वही बात किया जाए श्रेणी में, तो श्रेणी में समान रूप से जाती है। अगर 5 एम्पियर का धारा बह रही है तो यहाँ भी 5 एम्पियर का ही बहेगा और यहाँ भी 5 एम्पियर का ही जाएगा धारा। हाँ, समझ आ रही है। अब देखिए, प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाते हैं किस चीज के लिए, धारा, क्या चीज, अधिक धारा लेने के लिए। तो भाई हम जानते हैं कि अधिक धारा लेने के लिए क्या करते हैं, भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि धारा बढ़ जा रही है, लेकिन वहीं सीरीज में क्या हो रही है, धारा सेम रह रही है, मतलब कि जितना जा रहा है उतना ही, मतलब कि 5 एम्पियर 5 एम्पियर, ठीक है। तो अधिक किस में आ रहा है, तो सीरीज में आ रहा है। तो कौन सा आपका ऑप्शन है, प्रतिरोधक जो है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धारा जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। धारा, देखिए प्रतिरोधक को हम जैसे ही सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो धारा जो है क्या होता है, अधिक होता है। तो स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए हम प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए, धारा धारा को कम लाने के लिए, कम प्रवाहित होने के लिए, कम प्रवाहित होने के लिए
करंट को कम प्रवाहित होने के लिए क्या किया जाता है कि भाई धारा को कम प्रवाहित होने के लिए कब कम प्रवाहित होगा परिपथ में, जब प्रतिरोधक का मान अधिक होगा। क्या होगा, जब प्रतिरोधक का मान क्या होगा, अधिक होगा। भाई धारा कब कम प्रवाहित होगा, जब प्रतिरोधक का मान जो है भाई समांतर में क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। धारा को कम प्रवाहित होने के लिए, परिपथ में धारा को कम प्रवाहित होने के लिए क्या होता है कि जैसे ही समांतर में जोड़ा गया है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, समांतर में कम आता है। समांतर में क्या होता है, कम आता है। समांतर में कम किसका, प्रतिरोध का मान। प्रतिरोध का मान जो है समांतर में कम आता है और वहीं प्रतिरोध का मान श्रेणी में प्रतिरोध का मान ज्यादा आता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान ज्यादा आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मान ज्यादा आएगा तो क्या करेगा, अवरोध भी ज्यादा करेगा, यानी कि वो करंट को कम प्रवाहित होने देगा। और समांतर में प्रतिरोध कम रहेगा। भाई समांतर में क्या होता है, प्रतिरोध का वैल्यू जो होता है वो कम होता है, तो जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा बहुत आराम से जाएगा, यानी कि धारा तेजी के साथ प्रवाहित होगा और ज्यादा प्रवाहित होगा। बात समझ आ रहा है, धारा क्या होगा, समांतर में ज्यादा प्रवाहित होगा। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, तो ये क्या होगा, प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि समांतर में जो है, समांतर में क्या होता है कि समांतर में प्रतिरोध जो होता है कम होता है। समांतर में प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक जाएगी, और श्रेणी में प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, श्रेणी में प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो अवरोध ज्यादा होगा, और जब अवरोध ज्यादा होगा तो धारा जो है कम प्रवाहित होगा। समझ आ रही है। चलिए, तो अधिक धारा लेने के लिए प्रतिरोधक को समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सर्किट में चालकत्व का मान कितना है, चालकत्व बोल रहा है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, क्या चीज, कंडक्टेंस। ध्यान दीजिए, यहां पे एक 10 ओम का लगा है प्रतिरोध, यहां पे 20 ओम का, यहां पे 40 ओम का। वोल्टेज स्रोत क्या है, 220 वोल्ट का, वोल्टेज जो है 220 वोल्ट। पूछ रहा है चालकत्व का मान। देख रहे हैं कि ये समांतर में जुड़ा हुआ है, तीनों प्रतिरोध किस में जुड़ा हुआ है, समांतर में जुड़ा हुआ है। तो समांतर में आर इक्वेलेंट बराबर 1 क्या है, पहला है 1/10 ओम प्लस में 1/20 ओम और फिर बटे में 1/40 ओम। ठीक है, अब जो है तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 40, 10 चौका 40, ये 4 हो जाएगा, प्लस 20 दूनी का 40 2 हो जाएगा, 40 से कम 40 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 7/40 हो जाएगा। 7/40 जब हो जाएगा किसका, तो ये तो था आपका 1/R इक्वलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 7/40। तो R इक्वलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 40/7 हो जाएगा ना। R जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 40/7। अब एक चीज जानते हैं आप लोग, जो प्रतिरोध होता है
या चालकत्व होता है, ठीक है, वो चालकत्व होता है यानी कि कंडक्टेंस होता है, उसको हम प्रदर्शित करते हैं जी से। और जी होता है वो प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होता है। जी होता है वो प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे जी का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 में कितना है आपका यहाँ पे 40/7, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम 40/7, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7/40, ठीक है, 7/40 हो जाएगा। और उस 7/40 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। अगर हम 7 में 40 से भाग देंगे तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, और 0.1 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका 0.175 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाग दे के देख लीजिएगा आपका जो है 7 में 40 से, चलिए हम करके भी देख लेते हैं। 70 कर लेंगे इसको, यहाँ पे 40 से भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 एकम, यहाँ पे हो जाएगा 0.1, 40 एकम 40, और ये हो जाएगा 30, ठीक है। 1 जीरो कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4×7=28, 4×7=28, तो 280, और ये हो जाएगा 000, और 10 में से 8 गया 2, और 1 जीरो कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4×5=20, ये कितना हो जाएगा 0.175, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 0.175 मोहो। तो कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो मोहो होता है, या उसको हम ओम का उल्टा हम लिखते हैं, ये होता है, ठीक है, मोह, या इसे तो हम ये करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो पूछेगा कि चालकत्व का जो मात्रक क्या होता है वो क्या होता है, मोह होता है, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं ओम इनवर्स कह सकते हैं, ओम इनवर्स भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 71 नंबर, नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच, ए और ये बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध कितना है। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस फिगर से आप लोगों को एक चीज याद आ रहा होगा, आपने आईटीआई का क्लास कभी किया होगा तो आप लोगों को बिल्कुल याद आ रहा होगा कि व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु, इसमें क्या होता है भाई, देखिए व्हीटस्टोन सेतु जब P/Q बैलेंस होने के जब ये प्रतिरोध जो है बैलेंस होता है, तब हम P/Q बराबर R/S होता है, तब उसको कहते हैं कि वह व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का पालन हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे पालन हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, भाई पूरे में ये क्या है, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बनाते हैं, ये नोड को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा, और जस्ट ये जो है हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्रतिरोध है आपका, ये ऐसे हो सकता है, एक यहाँ पे ये प्रतिरोध ऐसे हो सकता है, और एक यहाँ पे प्रतिरोध ऐसे हो सकता है। अब देखिए ये जो है बीच में हो जाएगा ये, ठीक है, ये प्रतिरोध हम यहाँ पे लगा लें। उसके बाद
इसको इधर बढ़ाया गया है ऐसे, इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पे एक और प्रतिरोध समांतर में डाला गया है, और इधर जो है वोल्टेज स्रोत आपका लग गया है। अब ये जो है आर ओम ये भी दिया है, आर ओम ये भी दिया है, आर ओम ये भी दिया है, और आर ओम ये भी दिया है, और ये भी आर ओम। तो आप लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में जब ये बैलेंस रहता है, यानी कि ये P/Q और R/S ये दोनों बराबर है, तो इस स्थिति में जो बीच वाला जो होता है प्रतिरोध का मान, इसमें जो है धारा शून्य हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इसको हम कट कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं, इसमें पास ही नहीं करेगा। तो फिर ये निकल के आता है क्या, कैसे कि आप देखिए ये क्या हो जाएगा, एक समांतर का परिपथ बना रहा है, यहाँ पे ये इसका और इसका एक समांतर में, और ये जो है हो जाएगा सीरीज में, यानी कि श्रेणी में। तो ये हो जाएगा ऐसे, दो प्रतिरोध इधर और ये दो प्रतिरोध इधर, भाई ये आर ओम और ये आर ओम, ये आर ओम और ये आर ओम, ठीक है। और वैसे ही एक नीचे भी लग गया है यहाँ पे एक आर ओम का, आर ओम है ना, हाँ बिल्कुल आर ओम, ये भी आर ओम का लगा है। अब इसका जो है तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, आर आर टू आर, मैं ऊपर कर देता हूँ इधर, ठीक है, आर आर ये हो जाएगा टू आर के नीचे भी हो जाएगा टू आर, ये हो जाएगा टू आर, फिर एक नीचे क्या है, केवल आर। अब देखिए ये समांतर में लग गया है, समांतर में लग गया है। जब समांतर में लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या कर देंगे हम, 1/r, आर इक्वलेंट बराबर 1/2r प्लस 1/2r और प्लस 1/r, ठीक है। इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये r से r कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। देखिए 2 और 2 4 बटे में 4/2r, मैं इसको देखिए 4/2r इधर लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 4/2r, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2/r, 2/r कह दिया है। अच्छा, अब ये जो आया है 1/r का वैल्यू, ये तो आया है ना, 1/r का वैल्यू आया है ये चीज, तो भाई यहाँ से r का क्या वैल्यू आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा, देखिए आप लोग हो सकता है कि इधर उधर मैं लिख रहा हूँ, बात ये है कि अभी बोर्ड में अनुभव है नहीं, है ना, तो धीरे धीरे आ जाएगा वो चीज़ें, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अब ये चीज़ें जो है क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बराबर, तो ये 1/r का मान क्या है, 2/r, बस ये क्या r इक्वलेंट है, थोड़ा ये भी देख लीजिएगा, ये r इक्वलेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि r/2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा r/2। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, एल्यूमिनियम, अरे भाई एल्यूमिनियम से तो कंडक्टर बनाया जाता है, तो ये होगा ही नहीं, इस्पात भी नहीं होगा, जस्ता, जस्ता भी नहीं होगा, नाइक्रोम, जी हाँ नाइक्रोम होगा, और इसका क्या हो जाएगा,
प्रतिरोध बनाने के लिए हम नाइक्रोम का उपयोग कर सकते हैं या करते भी हैं। आप हीटिंग एलिमेंट देखे होंगे, हीटर में जो होता है वो नाइक्रोम का ही तार लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें जब धारा प्रवाहित होता है तो हीट उत्पन्न करता है, तो एक प्रतिरोधक ही है। तो ये नाइक्रोम जो है एक प्रतिरोधक, यानी कि नाइक्रोम का भी प्रतिरोध बनाया जाता है, प्रतिरोधक बनाया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल देख जल्दी से फटाफट इसको बताइए क्या होगा। इस प्रश्न को बताइए। बोल रहा है कि प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला वर्ण जो है का निर्दिष्ट मान क्या होता है। भाई ये तो मैंने कलर कोड बताया था ना, पिछली कक्षा में जो है कलर कोड बताया था। चलिए यहाँ भी बता देता हूँ आप लोगों को। कलर कोड, कलर कोड प्रतिरोध का कलर कोड, रेजिस्टेंस कलर कोड। प्रतिरोध का कलर कोड, ठीक है। एक ट्रिक आप लोग पढ़े होंगे, बी रॉय, ROY, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी का मतलब यहां पे हो जाएगा आपका ब्राउन, हो जाएगा ब्राउन, और दूसरे बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक, हो जाएगा ब्लैक, और तीसरे ये आर का मतलब हो जाएगा रेड, और ओ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। और वाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे येलो, ठीक है। और जी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन, और बी का हो जाएगा ब्लू, और वी का हो जाएगा वायलेट, और जी हो जाएगा आपका ग्रे, और डब्लू हो जाएगा आपका वाइट, ठीक है। इसके भी नीचे होता है, वो होता है आप लोग याद रखिएगा गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। अब इसका जो है डिजिट क्या होता है, ठीक है ना, इसका कलर कोड क्या होता है ध्यान रखिएगा। ब्राउन का जो होता है 0 होता है, शून्य, और ब्लैक का 1 होता है, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, और ग्रे का 8, वाइट का 9, और यहाँ पर होता है टॉलरेंस होता है। गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या है, ये टॉलरेंस बताता है। इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए आप लोगों को मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। अभी आप लोग इस प्रश्न के लिए देख लेते हैं, प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला वर्ण का निर्दिष्ट मान क्या आएगा। भाई पीले के लिए देख लेते हैं, येलो ये रहा, देख रहे हैं, येलो जो है हमारा ये रहा। तो येलो के लिए हमारा डिजिट क्या है, 4 दिया है, बस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल क्या है, 1.5 वोल्ट है भाई, ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है, ये भी ठीक है। इसे 3 ओम तथा
3 ओम के प्रतिरोधकों के साथ, यानी कि 2, अच्छा ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो सेल से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? मतलब कि आई का मान पूछ रहा है, करंट जो है पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। अब देखिए ये दो है, दोनों समांतर में लगे हुए हैं, तो भाई जब दो प्रतिरोध समांतर में लगे रहते हैं तो उसके लिए मैं बताया था आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या चीज होता है, तो R1 मल्टीप्लाई R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। बस रखिए इसको यहाँ पे, 3 तिया 9, तीनों में ना, हाँ, और यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगा, तो 9 बटे में 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 1.5, 1/5, क्या चीज? ओम। इसका वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया, अब इसको हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया कितना? 1.5 ओम, 1.5 ओम। अब एक चीज देखिए, 1.5 ओम। अब यहां से जो हमारा एक परिपथ बन रहा है, देख रहे हैं, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सॉरी विद्युत वाहक बल का वही सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध है। तो देखिए ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके श्रेणी क्रम में ये भी प्रतिरोध है ना। बस करना क्या है, 1 पॉइंट, श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे, ध्यान दीजिएगा, आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 जोड़ते रहेंगे, ठीक है, इस श्रेणी में। तो बस श्रेणी में क्या करना है कि आपको कितना दिया हुआ है भाई, हमने तो इसका मान 1.5 लाया, तो यहाँ पर कर देते हैं 1.5 और प्लस ये 0.3, 0.3, तो कितना हो जाएगा आपका? 1.8 ओम हो जाएगा। तो भाई हमारा यहाँ पे टोटली आर जो है इस परिपथ में आ गया कितना? 1.8 ओम आ गया। अब यहाँ पे ई दिया हुआ है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट दिया है, कोई बात नहीं, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। कोई समस्या? तो बस रख दीजिए, V जो कितना दिया है 1.5 वोल्ट है ना, और इसका जो है 1.8 है, 1.8 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, सही है ना। चलिए हाँ, 1.5 वोल्ट, ये 15/18 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 5 15, 5/6, 5/6, 5/6 आ रहा है। चलिए इसको करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं आगे कितना हो जाएगा। ये 5/6 हम भाग देते हैं, यहाँ पे 1 दशमलव लगा लेते हैं, कोई दिक्कत, 6 8 48, ये हो जाएगा 2, 0 6 3 18, ये हो जाएगा 2, यानी कि 0.833, ठीक है, 0.833, 0.833, और ये 0.833 किसके जस्ट किसके मतलब के आसपास है, तो 1 एम्पियर के आसपास है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 एम्पियर। ये जो हमारा 0.833 जो है वो किसके नियर अबाउट है, 0.83, ये है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए
4 6 और 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ी जाती है और उन्हें 200 वोल्ट की आपूर्ति दी जाती है। 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज पात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए 4 6 10 को प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ रहा है, तो श्रेणी में कुछ नहीं करना है, आप तो जानते हैं, डायरेक्टली जोड़ दीजिए। 4 6 10 और 10 20, भाई आर का मान कितना आ गया? 20 ओम आ गया। अब बोल रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज पात कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं भाई, हम कर देते हैं ना। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 200 वोल्टेज। तो आई का मान पहले हम निकाल लेते हैं। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? V बाई आर होता है ना। अब जो है V का मान कितना है? 200 दिया है, R का मान 20 दिया है, ये कितना हो जाएगा? 20 दहा में 200 यानी कि 10 एम्पियर आ रहा है। आई कितना आ गया है? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आ गया है। अब ये 10 एम्पियर जो है क्या पूछ रहा है कि 4 ओम में, तो कोई बात नहीं है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V बराबर आई का मान कितना है? 10 एम्पियर आया है और आर किस में पूछ रहा है? किस में पूछ रहा है? 4 में पूछ रहा है, 4 ओम में। तो कितना हो जाएगा ये? 4 दाम में 40 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संबंधों में कौन सा संबंध है यानी कि सही है? देख लेते हैं। देखिए दिया है कि 1 वोल्ट जूल गुणे गुराम गुलाम। अरे भाई ऐसा तो कोई सूत्र है नहीं, कोई फार्मूला है नहीं। हाँ एक फार्मूला है कि Q इक्वल टू आई टी होता है। Q क्या है? आपका आवेश है। क्या है? आवेश। और आवेश बराबर क्या होता है? धारा। ये क्या है? आई धारा और ये टी क्या है? गुणे समय। ये होता है, ये कहीं दिया है, ये कहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि वोल्टेज 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट, चलिए हम एक नहीं बस वोल्टेज बताते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। वोल्ट बराबर होता है W बाई क्यू। वोल्टेज बराबर W बाई क्यू। कैसे? वोल्ट, 1 वोल्ट कहते किसे हैं या वोल्ट किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, मैं इधर लिख देता हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु तक, बिंदु तक, बिंदु तक किया गया, मतलब कि ले गया गया यानी कि किया गया कार्य। कौन सा कार्य भाई? आवेश द्वारा किया गया कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश द्वारा किया गया कार्य। आवेश द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य जो है 1 वोल्ट कहलाता है या वोल्ट कहलाता है। ठीक है, बात समझिए।
ठीक है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य वोल्ट कहलाता है या वोल्टेज कहलाता है, कहलाता। तो V बराबर W बाई क्यू। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, तो W जो है वो क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। मैंने कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में, मतलब कि आवेश को ले जाने में, या कह सकते हैं कि इकाई आवेश को ले जाने में, इकाई आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य है, उसको कहते हैं क्या, वोल्ट कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वोल्ट, वोल्ट बराबर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और क्यू का मात्रक क्या होता है, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, यानी कि एक वोल्ट को जो है जूल प्रति कूलाम, एक वोल्ट जो है जूल प्रति कूलाम को कहते हैं। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलाम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम का नियम किसके समान होता है। बोल रहा है क्या कि विद्युत आवेश के बीच कूलाम, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम का नियम किसके समान होता है, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका F बराबर होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम का नियम। भाई F बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि K Q1 अपान Q2 बटे में क्या, R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम से जो है क्या है, अब इसको मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा कि एक आवेश जो है यहां पे रखा गया है और दूसरा आवेश यहां पे रखा गया है, ठीक है, Q2। अब इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है, R है। ठीक है, या हम D से भी इसको कर सकते हैं। तो जो बल होता है, जो बल होता है, ठीक है, तो जो बल होता है वो कूलाम के नियम से ये दोनों का गुणनफल, यानी कि Q1 और Q2 आवेशों का गुणनफल, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रुक जा रहा है एक मिनट। देखिए क्या बता था, Q1 और जो Q2 है दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। मान लीजिए कि R दूरी पे दोनों आवेशों को रखा गया है। ठीक है, अब ये Q1 Q2 जो है इनका गुणनफल जो है बीच के दूरी के, अब देखिए जो सॉरी यहाँ पे जो बल है वो बल क्या है, किसका, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। एफ जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, उसके दूरी के। ठीक है,
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बल जो है दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ रहा है? और वही जो है बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें क्या होता है कि जो m1 और m2 द्रव्यमान होता है, ठीक है, दो पिंड होता है, दोनों का जो द्रव्यमान होता है उनके भी बीच की दूरी जो होती है मान लीजिए r होती है। तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या होता है कि F बराबर जो बल होता है वो कैपिटल G, जिसे हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। अब इसको जो है m1 m2 अपान r स्क्वायर, यहां भी सेम चीज है। यहां पे आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल है, और यहां पे है क्या चीज, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है या F, ठीक है। यानी कि दोनों जो है किसके समान, भाई दोनों क्या है, एक समान है, दोनों क्या है, ये नियम समान ही है। बस क्या चीज है कि यहाँ पे आवेश की बात कर रहा है और यहाँ पे जो है द्रव्यमान की बात कर रहा है। ये दोनों आवेश है और ये दोनों क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। यानी कि जो कूलाम का नियम है वो किसके समान है, तो वो जो है आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है ना। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि 1/3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में उपयोग करते हुए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सीरीज में बोला जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सीरीज में तो आप लोग जानते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या है Rn तक, ठीक है। चलिए कर देते हैं इसको 1/3। एक प्रतिरोध 1/3 ओम का है तो लगा रहा है कितना, 3 प्रतिरोध। तो कोई बात नहीं है भाई, हम 3 प्रतिरोध लगा देते हैं। यहाँ पे 3 प्रतिरोध लगा दिए, क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम 3 हो जाएगा। और ये तीनों बराबर तो ऊपर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट के हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि 1 ओम हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, यानी कि 78 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा हम फास्ट करते हैं ना, अब बहुत धीरे धीरे हो गया। अब देखिए एक चालक में y सेकंड के लिए x एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उस चालक पर कूलाम में कितना आवेश प्रवाहित होगा। अभी हमने बताया फार्मूला कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, IT, यानी कि आवेश बराबर जो होता है वो होता है धारा और गुणे समय, धारा गुणे समय होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि y सेकंड में x एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये y है और ये x है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, आवेश। भाई कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो कोई बात नहीं, दोनों का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, xy। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। एक तार है जिसका प्रतिरोध 24 ओम है, 24 ओम है, एक वृत्तीय अंगूठी के रूप में मोड़ दिया गया है, तो उस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी व्यास के सिरों के प्रभावकारी प्रतिरोध क्या होगा। ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल तरीके अच्छे समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि एक ये क्या है, प्रति वायर है, ठीक है, इसका क्या है, कितना प्रतिरोध है भाई,
24 ओम का है। कितना है? 24 ओम इसका प्रतिरोध है। अब इसी वायर को क्या कह रहा है? अंगूठी बना दे रहा है, अंगूठी बना दे रहा है ना, गोल कर दे रहा है। भाई चलिए हम गोल कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे गोल कर दिए। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही हम गोल करेंगे भाई कहीं पे ये चिपका होगा, मान लीजिए यहीं पे तो चिपकेगा ना, इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो जैसे ही प्रतिरोध, तो एक प्रतिरोध का जो है भाई दो भागों में क्या हो गया? बट गया। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि तो उस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी व्यास के सिरों के बीच, भाई किसी भी व्यास के सिरों के बीच, मान लीजिए कि हम ये दोनों सिरा कह देते हैं, एक ये और एक ये कह देते हैं, इन दोनों सिरा के बीच क्या पूछ रहा है भाई? प्रभावकारी प्रतिरोध क्या होगा? तो इन सिराओं के बीच में जो है प्रभावकारी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। ये क्या था पहले? ये एल लंबाई था, इसका लंबाई एल था। अब ये क्या हो गया है? गोल हो गया है। तो भाई भाई ये तो है 2 पाई आर, ये पूरा क्या है? 2 पाई आर है ना, परिधि क्या है? 2 पाई आर। अच्छा हम इसको आधा आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? परिधि क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि परिधि हम मान लेते हैं कि आपका ए है, मान के चलते हैं कि परिधि ए है। अगर ये इसका पूरा परिधि जो है ए था, मतलब कि इसको जैसे ही खोलेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा, तो इसकी लंबाई ए था, या मान लीजिए एल मान लेते हो, एल समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। एल अगर मान लीजिए कि इसकी लंबाई एल है, थोड़ा इसको मैं मिटा कर देता हूँ, पूरी ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई एल है, तो जैसे ही आधा आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा? L/2, और ये भी कितना हो जाएगा? L/2। अब क्या करना है? लंबाई आधा आधा हो गया है, तो बोल रहा है कि किसी व्यास के सिरों के बीच प्रभावकारी प्रतिरोध कितना होगा? आधा हो गया, लंबाई आधा हो गया, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध जो है लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है। चलिए बताइए कितना हो जाएगा इसका? फटाफट बताइए इसको। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है आपका ये देख रहे हैं ना कि भाई एक प्रतिरोध ये हो गया, इसका प्रतिरोध L/2, मान लीजिए कि प्रतिरोध भाई लंबाई L/2 है, तो प्रतिरोध इसका क्या है? 24 ओम है, तो ये 12 ओम हो जाएगा और ये भी 12 ओम हो जाएगा, है कि नहीं? 12 ओम और 12 ओम। आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है? समांतर में जुड़े हुए हैं, दोनों क्या है? समांतर में जुड़े हुए हैं, है ना। जब समांतर में जुड़े हुए हैं तो हम क्या करते हैं? जब दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो करते हैं उसको आर इक्विवेलेंट बराबर 12 गुणे 12, यानी कि R1 R2 अब बटे में R1 प्लस R2, 12 प्लस 12, ऊपर हो जाएगा 12 गुणे 12, नीचे हो जाएगा 12 दूनी का 12, 12 24, तो ये हो जाएगा 12 दूनी का 24 और ये 2 छक्का 12, यानी कि 6 ओम हो जाएगा। दिया है कहीं? चलिए ऑप्शन सी दिया है 6 ओम। बात समझ आया? 6 ओम ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक वोल्ट मापी जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 25 वोल्ट तक रीड कर सकता है, इसे 250 वोल्ट तक आप किस प्रकार रीड करेंगे? एक वोल्ट मापी है जिसका प्रतिरोध जो है 1000 ओम है। अब देखिए अगर प्रतिरोध 1000 ओम है, प्रतिरोध जो है 1000 ओम है, मान लेते हैं कि R1 का प्रतिरोध 1000 ओम है और V1 जो है कितना दिया है भाई? 25 वोल्ट दिया है, 25 वोल्ट दिया है। अब 25 वोल्ट को जो है बनाना है क्या? 250 वोल्ट। क्या बनाना है? 250 वोल्ट बनाना है। अब जब 250 वोल्ट बनाना है तो किसी ना किसी को तो स्थिर करना ही पड़ेगा, तो ऐसे ही लग रहा है कि जब R और V दिया है तो हमको स्थिर करना पड़ेगा I को, यानी कि करंट को, धारा को। चलिए फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1000 ओम का प्रतिरोध लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका I जो है करंट प्रवाहित हो रहा है ना। अब यहाँ पे जो है V जो है कितना दिया हुआ है आपका? 25 वोल्ट दिया हुआ है, 25 वोल्ट दिया हुआ है।
25 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसी 25 वोल्ट को हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, 250 वोल्ट करना है ना, बिना आई में छेड़छाड़ किए हुए। क्या ये संभव है बिना आई में छेड़छाड़ किए हुए? बिल्कुल संभव है। चलिए देखते हैं। 1000, देखिए इसको काटते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, तो इस चीज के लिए I मान लेते हैं कि क्या है, 1 है, मान के चलते हैं कि I जो है 1 है, माने 1 यूनिट। तो क्या हो जाएगा कि आपका 1000 और दूसरा प्रतिरोध मान लेते, भाई प्रतिरोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मान लेते हैं कि वो R प्रतिरोध का होगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए 25 वोल्ट है, V इक्वल टू आई इंटू आर से निकलेगा हमारा यहाँ पे I बराबर V बाई आर, V बाई आर। तो देखिए इसको नीचे कर लीजिए, ठीक है। अब ये एक हो गया, एक हमने किसको माना कि मान लीजिए कि 1 यूनिट धारा बह रही है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको वोल्टेज बटे प्रतिरोध, वोल्टेज बटे प्रतिरोध हमको करना पड़ेगा। तो भाई इससे वोल्टेज बटे प्रतिरोध कैसे करेंगे, वोल्टेज बटे प्रतिरोध कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे आई है, आई जो है, आई देखिए हम यहाँ पे 1 को हम या तो आई भी कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं, आई ही कर लेते हैं, सही रहेगा। आई बराबर जानते हैं कि V बटे आर होता है, वोल्टेज बटे में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब चलिए यहां से एक हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। फार्मूला, वो फार्मूला है आई बराबर V डैश बाई आर प्लस आर डैश, आई बराबर V डैश बाई आर डैश प्लस आर। क्या है, जो V है हमारा, V डैश जो है, V डैश हमारा क्या चीज है इसमें देख लीजिए, लाना है हमको क्या चीज, 250 वोल्ट का। तो जैसे ही हम यहाँ पे 250 वोल्ट करेंगे, ठीक है, अब बटे में क्या है, आर डैश और आर, आर डैश और आर, तो आर डैश हमारा कितना है, मान लीजिए कि ये तो निकालना है हमको आर डैश, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हमारा 1000 दिया हुआ है, ठीक है। आर आर का जो है वैल्यू 1000 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो है 25 वोल्ट दिया है, बाकी ये जो है 25 वोल्ट दिया है, तो 25 वोल्ट से जो है हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे धारा निकाल देंगे, ठीक है, धारा निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से जो धारा निकलेगा, आई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये आई बराबर V का मान कितना दिया हुआ है, 25 वोल्ट, तो 25 हो जाएगा, बटे में ये आर क्या है, 1000 है, ये हो जाएगा 25 का 100, यानी कि 1/40, 1/40 एम्पियर। अब 1/40 एम्पियर जो दिया है यहाँ पे हम रख देते हैं, 1/40 एम्पियर रख देते हैं, क्योंकि धारा का मान हमने ना दिया 1/40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो फार्मूला है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा
250, 2500 का 100, यानी कि ये 10,000 हो जाएगा, 10,000। और ये जो है R1 प्लस 1,000, तो 10,000 देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, 10,000, ठीक है, R1, 10,000 बराबर R1 प्लस 1,000, ठीक है, 10,000 बराबर R1 प्लस 1,000। तो यहाँ से R1 बराबर निकलेगा 10,000 माइनस 1,000, तो हो जाएगा आपका R1 का वैल्यू 9,000, ठीक है, या R1 या R डैश कर लीजिए, जो भी है। तो जो हमारा जो निकला है वो क्या निकला है, 9,000 ओम निकल गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 1 ओम के शंट प्रतिरोध के प्रयोग से, 9,000 ओम के शंट प्रतिरोध के प्रयोग से, 900 के बराबर के श्रेणी प्रतिरोध के प्रयोग से, और 9,000 के श्रेणी प्रतिरोध के प्रयोग से। दोस्तों इसका जो हो जाएगा 9,000 ओम के श्रेणी प्रतिरोध के प्रयोग से। तो वोल्ट मीटर में जो है किस प्रकार रीड करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, 9,000 के श्रेणी के रूप में हम प्रतिरोध को जोड़ देंगे, श्रेणी में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 9,000 ओम के श्रेणी प्रतिरोध के प्रयोग से हम जो है इसको कर देंगे, ठीक है। तो 81 का क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलिया की बात कर रहा है। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलिया जो है वो क्या होती है, मैग्नीज की बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, तांबे की बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, लोहे की नहीं हो सकती हैं। अच्छी जो है आप लोग जानते हैं कि चांदी का हो सकती है, ठीक है ना, चांदी का हो सकती है। क्यों, चांदी जो है सबसे सबसे अच्छा चालक माना जाता है, सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो है चांदी की होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे, 83 नंबर पे। दो थे 100 वाट और 200 वोल्टों के बल्बों को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है, तो बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर होगी। क्या कह रहा है कि दो जो है 100 वाट का और 200 वोल्ट के बल्बों को, अब देखिए जो बल्ब है, एक बल्ब है 100 वाट 200 वोल्ट का, है ना, ठीक है, और वो जो है 200 वोल्ट के सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है, तो बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर होगी। तो देखिए पावर बराबर आप लोग जानते हैं V स्क्वायर बाई आर होता है ना, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर होता है, पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर होता है। क्या पूछ रहा है, दो बल्ब, बल्ब क्या कितना बात कर रहा है, दो बल्ब है, यानी कि P1 और ये P2, मान लेते हैं P1 और P2 दो बल्ब है, तो 100 वाट का है, दोनों 100 वाट का है, तो ये कर लेंगे यहाँ पे 100 वाट, ये भी 100 वाट, 100 वाट और 100 वाट। भाई क्या दिया हुआ है, 200 वोल्ट के बल्बों के, 200 वोल्ट के सप्लाई पे दिया जा रहा है, तो क्या होगा, इसके लिए भी 200 वोल्ट V1 और इसके लिए हो जाएगा आपका V2 200 वोल्ट, ठीक है। बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर होगी। अब पूछ रहा है कि दोनों का पावर क्या होगा, तो भाई पावर बराबर जानते हैं V स्क्वायर बाई आर, तो कोई बात नहीं है, V स्क्वायर इसका हम कर सकते, V इसका स्क्वायर अब बटे में ये, ठीक है। आर जो है आपका क्या है भाई 100 वाट का है ना, पावर जो है दिया है 100 वाट, तो पावर दिया है 100 वाट, तो क्या है, अब देखिए
यहाँ पे क्या बता रहा है कि पावर पूछ रहा है कि कुल खर्च की गई पावर क्या होगी। जब पावर कुल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। पी इस जो ये जो फार्मूला दिया गया है इस पर रख दीजिए इसको। तो पी जो है अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर के, वी स्क्वायर के। पी जो है वी स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है, ठीक है। अब P का जो वैल्यू और V का वैल्यू ला दीजिए, बस यहाँ से R का निकाल दीजिए। R मतलब यहाँ पे होगा आपका W भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। R जो है यहाँ पे भाई प्रतिरोध की बात कर नहीं रहा है, हम इसको यहाँ पे W निर्देशित कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस पे आप लोग लिख लीजिए। चलिए कर देते हैं इसको आगे, देखिए। R1 बराबर निकलेगा हमारा V स्क्वायर, यानी कि 200 गुणे 200 और बटे में आपका ये निकल गया V स्क्वायर, और जो है P क्या है 100 है, तो हम यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 400, यानी एक का जो है 400 ओम आ गया। और दूसरे वाले को निकाल लेते हैं, दूसरे वाले का प्रतिरोध। दूसरे वाले का जो प्रतिरोध होगा वो निकल जाएगा आपका 200, कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। 200 गुणे 200 अब बटे में क्या 100 दिया हुआ है, तो इसका भी उतना ही निकल जाएगा 400 ओम। 400 ओम भाई, दोनों बल्बों का देख रहे हैं कि 400 ओम 400 ओम आ गया, तो दोनों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ देंगे। तो R1 प्लस R2 जो है कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा। भाई श्रेणी में जोड़ देते हैं डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा 400 और 400 यहाँ पे 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 ओम हो जाएगा। भैया यहाँ पे हमारा जो है R का मान आया है, ठीक है, R का मान आया है 800 ओम। R का मान आ गया 800 ओम, R जो है 800 ओम आया है। अब वही जो है वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो यहाँ से हम I निकाल लेते हैं पहले। तो V इक्वल टू आई इंटू आर से I बराबर V बाई आर हो जाए, यानी कि 200 बटे में 800, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 200 का 8 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। I का मान क्या आ जाएगा 1/4। अब जो है पावर कितना आ जाएगा, पावर बराबर जानते हैं VI होता है वोल्टेज इंटू धारा। तो पावर का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा, V का मान देखिए कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, बस 200 वोल्ट और गुणे I का मान कितना है 1/4 दिया है, तो ये 4×5 = 20 हो जाएगा, और ये 0 जो है ये कितना हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नीचे दर्शाए विद्युत परिपथ में पूरे परिपथ में, देखिए नीचे दर्शाए विद्युत परिपथ में पूरे परिपथ में शक्ति निस्सरण क्या होगा यदि निस्सरित शक्ति R2 के पार P हो। यानी कि R2 का जो पावर दिया हुआ है वो आपका कितना दिया हुआ है P दिया हुआ है, R2 के लिए जो दिया है P दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है भाई, पूरे परिपथ में शक्ति निस्सरण क्या होगा, पूरे परिपथ में जो है शक्ति क्या होगा। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। ये R1 है, R1 है, और ये देखिए क्या चीज़ है सीरीज में ही लगा हुआ है ना, सीरीज में लगा हुआ है। तो देखिए जब सीरीज में लगाया तो ये R1 और ये 3R1, ये दोनों मिल जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ R1 प्लस R2
बराबर कितना हो जाएगा, R1 ये और ये 3R1 R2 के बराबर ही है, तो R1 और 3R1 कितना हो जाएगा 4R1। तो सीरीज में जो है इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4R1 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R, क्योंकि इसको कर सकते हैं हम R, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4R1। ठीक है, ये तो आपका आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब क्या कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में पूरे परिपथ में शक्ति निःसरण क्या होगा, अनिश्रित शक्ति R2 के पार P हो। अच्छा ठीक है, इसके लिए P दे रहा है, तो 3R बराबर P दे रहा है, तो हम पूरे के लिए क्या है 4R है, तो 4R बराबर कितना होगा भाई, 3R बराबर P दिया है, तो 4R बराबर कितना हो जाएगा। चलिए हम R का मान ही रख लेते हैं, तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा P/3 हो जाएगा। भाई यहाँ पे R का मान P/3 आ गया, तो हम डायरेक्टली इसमें रख देते हैं, तो R बराबर जो है हो जाएगा P/3 और ये क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4P/3 यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा 4P/3। यानी कि R2 के पार P है भाई, तो पूरे परिपथ में क्या हो जाएगा, तो पूरे परिपथ में जो कितना हो गया R1 और 3R1 तो 4R1, तो ये R1 जो है इसमें जो का हो जाएगा पूरा P, वो हो जाएगा आपका R बराबर 4P/3। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4P/3, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा टोटल पावर। या देखिए हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे प्रतिरोध कह दिया, तो यहाँ पे जो है जब पावर की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे पावर ही कर देते हैं, है ना। R जो है ये आपका जो है पावर निकल के आ रहा है ना, पावर निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पे पावर कह सकते हैं, है ना। ये R ही कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पे कटने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 4P कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि दो समान प्रतिरोधक एक बैटरी के जरिए श्रेणीबद्ध रूप में संयोजित किए जाते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति 20 वाट है। यदि इन प्रतिरोधकों को इसी बैटरी के जरिए समांतर रूप में संयोजित किया जाए तो उत्पन्न शक्ति क्या होगी। 20 वाट का है। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि दो समान प्रतिरोधकों एक बैटरी के जरिए सीरीज में संयोजित की जाती है तो उसके द्वारा उत्पन्न शक्ति जो है पावर जो है 20 वाट है। तो यदि इन प्रतिरोधकों को इसी बैटरी के जरिए समांतर रूप में संयोजित की जाए तो उत्पन्न शक्ति क्या होगी। भाई सीरीज में क्या दिया हुआ है, श्रेणी में कितना दिया हुआ है, श्रेणी में आपका 20 वाट दिया है, 20 वाट दिया है, श्रेणी में आपका 20 वाट दिया है। ठीक है, देखिए तो श्रेणी में 20 वाट दिया है, तो ध्यान दीजिएगा श्रेणी में जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर मान लेते हैं कि भाई क्या बोल रहा है कि समान प्रतिरोध है, जब समान प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि R प्लस R होगा, तो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि सीरीज में प्रतिरोध जो है 2R हो रहा है। अब वहीं बात करें समांतर में तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई R ही है तो हो जाएगा आपका R स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा R1 यानी कि 2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। टू आर हो जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा तो हो जाएगा आपका R/2 हो जाएगा। अब देखिए
तो उनके द्वारा उत्पन्न जो है शक्ति 20 वाट है। तो इन प्रतिरोधकों को इस बैटरी के समांतर रूप में संयोजित किया जाए तो उत्पन्न शक्ति क्या होगी? ठीक है, तो बाप बोल रहा है कि समांतर के रूप में, तो सही श्रेणी के रूप में ये दिया है आपका 2R के लिए कितना दिया हुआ है? 20 वाट। तो भाई R/2 के लिए बस पूछ रहा है 2R बराबर 20 वाट, तो R/2 के लिए कितना हो जाएगा? चलिए करके देख लेते हैं। 20 गुणे R/2 और बटे में 2R, तो ये क्या हो जाएगा आपका? R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी का 4 और 5 20 हो जाएगा, ये 5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ देखिए यहाँ से जो है मैं इसको मिटा के इधर ले लेता हूँ, है ना। इसको मैं मिटा के मैं इधर ले लेता हूँ आगे। देखिए ये हो गया आपका, श्रेणी में कितना हो गया? श्रेणी में क्या हो गया? 2R हो गया, और समांतर में क्या हो गया आपका? R/2 हो गया। तो ये आपका श्रेणी में हो गया और ये आपका समांतर में हो गया, समांतर में हो गया। ठीक है, चलिए अब भाई श्रेणी आ गई या समांतर आ गया। अब जो है कि श्रेणी के लिए आपको दे दिया है कि 20 वाट है, अब इसके लिए 20 वाट दे दिया, तो बस समांतर में वही चीज पूछ रहा है कि कितना वाट होगा। यही तो दिया है, यही दिया है ना। चलिए इसको कैसे करेंगे हम, कि आप लोग जानते हैं R बराबर V²/P, R बराबर V²/P। तो जो R जो है हमारा वो अनुक्रमानुपाती होता है V² के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है वो इसके पावर के। पावर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समझ आ रहा है? ये R जो है V² के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, और R जो है पावर का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां से जो है हमारा निकलेगा सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए पूछ रहे हैं ना। तो R सीरीज के लिए RS जो दिया है और RP है ना, RS और RP ये क्या है आपका? सीरीज, और ये है पैरेलल। क्या दिया हुआ है? सीरीज और पैरेलल दिया हुआ है। देखिए जो सीरीज में दिया हुआ है इसके अनुसार देखिए भाई 1/P आया है ना, तो क्या कर लेंगे भाई? R जो है P के उल्टा है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो कितना हो जाएगा? ये P2 बटे में क्या? ये P1। तो हम कह सकते हैं कि जो P है आपका पावर वो पैरेलल में है तो PP हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? सीरीज में हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या होगा। अब क्या दिया है आपका? 20 वाट दे दिया है, श्रेणी वाला 20 वाट दे दिया है। तो श्रेणी वाला कितना दिया है? सीरीज वाला कौन सा है आपका? सीरीज वाला ये आपका ये 20 वाट दिया है। तो चलिए इसको ऊपर लेते हैं, ये नीचे ये आपका 20 वाट हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में पूछ रहा है। अब बराबर RS और RP दोनों में जो है पैरेलल में प्रतिरोध का मान, सीरीज में प्रतिरोध का मान कितना आया है? सीरीज में 2R आया है, तो यहाँ पे कर देंगे हम 2R, अब बटे में क्या हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ है? ये R/2 समांतर में है ना, पैरेलल में R/2 दिया है, R/2 दिया है। अब ये अब देखिए यहाँ से R से R कट जाएगा, और ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर ये PP हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, है ना। अब ये 20 जो है इधर जाएगा तो कितना होगा? 20 चौका 80 हो जाएगा। तो 80 बराबर PP, यानी PP के मतलब बोले तो पैरेलल में पावर, पैरेलल में पावर क्या हो जाएगा? 80 वाट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
80 वाट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? चलिए, ये फंस रहा है सर वायर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बोल रहा है कि एक प्रतिरोधक की आयु लगभग 1 वर्ष है। भाई प्रतिरोधक की आयु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। प्रतिरोध का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है। अब देखिए, ओम के नियम से आप लोग जानते हैं कि आर जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि अक्षीय अग्रता रहता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध का जो है सर्वदा क्या है? अक्षीय अग्रता रहता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए दिया है, किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बंद पास नेटवर्क में सभी आई आर पातों, है ना, आई आर पातों और ईएमएफ का बीजगणितीय योग क्या होता है? सदैव शून्य होता है ना। ये शून्य होता है, बस इसको याद रखिएगा, शून्य होता है। कैसे? किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है ना, केवीएल जो होता है, उस नियम के अनुसार जो आई आर है, आर का आई आर क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पूरा विधिवत बताएंगे आगे क्लास में। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 10 मिली एम्पियर रेंज के 1 मिली अमीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक क्वाइल है। ठीक है, तो एक रेंज के अमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट में प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ठीक है, देखिए इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। क्या बोल रहा है कि 10 मिली एम्पियर रेंज के 1 मिली अमीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक क्वाइल है, तो एक रेंज के अमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट में प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए शंट में प्रतिरोध, तो आर जो है भाई शंट में बात कर रहा है, तो यहां पे हम एस एच कर देंगे, आर एस एच। ठीक है, आर एस एच कर देंगे। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि शंट में प्रतिरोध, तो भाई जब शंट में प्रतिरोध का मान पूछता है तो हम क्या क्या करते हैं? तो शंट में प्रतिरोध का मान के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। तो वो कौन सा है? आईसी गुणे आरसी। समझिए, आईसी गुणे आरसी। अब ये क्या है? आईसी गुणे आरसी। आईसी गुणे आरसी क्या है? देखिए सी का मतलब वहां पे है क्वाइल। सी का मतलब क्या है आपका? वहां पे क्वाइल। ठीक है, सी का मतलब क्या है? वहां पे क्वाइल होता है। और यहां पे क्या होता है? आई टोटल। आई टोटल, सी मतलब यहां पे टोटल कर देते हैं। ठीक है, आई टोटल माइनस, अब आई टोटल मतलब कि इसका टोटल का जो है प्रतिरोध कितना, टोटल का प्रतिरोध कितना। ठीक है, आई टोटल, और उसके बाद क्या है? ये जो आपका आई क्वाइल है उसको माइनस कर देते हैं। बस यहाँ पे आई क्वाइल को यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए हम इसको कर देते हैं इसको कि आर जो शंट है वो आई सी, यानी कि करंट जो है किसमें? क्वाइल में करंट 10 मिली एम्पियर रेंज के 1 मिली अमीटर में, भाई 10 मिली एम्पियर। तो क्वाइल में जो है कितना है आपका? 10 मिली एम्पियर का। कितना हो रहा है? 10 मिली एम्पियर का। 1 ओम प्रतिरोध की एक क्वाइल है, तो एक रेंज के अमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट में प्रतिरोध कितना होना चाहिए? भाई कितना ओम दिया है इसका? आरसी कितना दिया है, यानी कि क्वाइल में कितना प्रतिरोध दिया है? 1 ओम दिया है। तो चलिए क्वाइल में प्रतिरोध हम 1 ओम कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई क्वाइल में धारा कितना है? तो क्वाइल में जो धारा है 10 मिली एम्पियर का है। तो भाई चलिए क्वाइल में धारा जो है 10 गुणे 10 का पावर -3 कर देते हैं मिली एम्पियर को, ये मिली एम्पियर बनाने के लिए। ठीक है, अब बटे में आई टोटल, कितना धारा टोटल में? देखिए टोटल में कितना धारा, ध्यान दीजिए धारा कितना दिया है? तो अमीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक क्वाइल, एक रेंज का अमीटर,
तौर पर इसका जो है प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शर्त में प्रतिरोध, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रेंजा मीटर। तो भाई टोटल जो हमारा है, टोटल हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर में से हम कितना जो है आई यानी कि कॉइल का जो है धारा हम घटाएंगे। ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 का पावर -3। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को जो है आप बस सॉल्व करना है, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे इसका जो है आंसर जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेंगे या कर दिया जाए, चलिए कर देते हैं। 10 गुणे 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10, अब देखिए यहाँ पे बेस बराबर है तो घात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो -3 में से यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -2, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ भी उतना ही होगा 10 का पावर -2। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम क्या 1/100 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 एकम 100 और 100 में से 1 गया 99, ये हो जाएगा 99/100, और ऊपर क्या है 1/100। ठीक है, ये जो है ऊपर चला जाएगा 100, और ये क्या है, ये जो है नीचे बीच में वाला जो है आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं, इसका हो जाएगा क्या आपका 11 गुणे 100 और बटे में ये देखिए 1 है, 11 नहीं है, ठीक है ना, 1 है, इसको 1 कर लीजिएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 1 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा ये आपका 99 गुणे 100। तो अब ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/99, क्या बचेगा 1/99 ओम। ठीक है, यानी कि जो शंट में प्रतिरोध जो होगा वो 1/99 ओम होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आया। यहाँ पे क्या होगा कि 10 मिली एम्पियर दिया है, तो बस मिली एम्पियर को चेंज करने के लिए यहाँ पे 10 के पावर -3 जो है, भाई 1 मिली में क्या होता है 10 के पावर -3, तो जो है इसको कर दिया गया है 10 के पावर -3 से गुना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है कि यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। अब देखिए बोल रहा है कि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम, 20 ओम और 30 ओम परिपथ में किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी। अब देखिए यहाँ पे ना ही कह रहा है कि श्रेणी में और ना ही कह रहा है कि समांतर में, न श्रेणी की बात कर रहा है ना ही समांतर की बात कर रहा है। ठीक है, यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज कितनी गिरावट होगी। देखिए अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, हम इसको मान लेते हैं श्रेणी में ही। ठीक है, श्रेणी में एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, श्रेणी में जानते हैं डायरेक्टली जुड़ देते हैं, 20 + 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 50 ओम हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, भाई यहाँ पे तो हमने आर का मान लाया, अभी जो है कितना दिया हुआ है आपका 50 वोल्ट दिया है, भी जो है 50 वोल्ट दिया है। अब जो है हम यहाँ से आई निकालेंगे, तो आई कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं V/R होता है आई बराबर, तो 50/50 यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब क्या करें कि 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज निकालना है तो V = I × R, तो V बराबर जो है I का मान कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर, और किस ओम में पूछ रहा है, कितने वाले ओम में 30 ओम वाले में, तो बस यहाँ पे कर दीजिए 30, तो कितना हो जाएगा आपका ये 30 वोल्ट हो जाएगा। दिया है, हाँ चलिए ऑप्शन ए में जो है 30 वोल्ट दिया है, तो ठीक है इसका जो आंसर हो जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा।
चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए दिया है कि निम्नलिखित कारणों में से किस एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य होता है। उस कारण को पहचानिए। बोल रहा है कि अगर ब्रिटानिया जोड़ जो बनाया जाता है, ब्रिटानिया जोड़ लगाया जाता है, तो उसके लिए उस पर सोल्डरिंग किया जाता है। तो भाई क्यों सोल्डरिंग किया जाता है, इसी चीज को बताना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि ब्रिटानिया जोड़ होता क्या है। ध्यान दीजिए कि एक ये वाला वायर है, ठीक है, मैं इसे कर लेता हूं, और दूसरा जो है ये है, ठीक है। इसको थोड़ा ये बाहर निकाल दीजिए, इसको भी ये थोड़ा बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे एक वायर से बांध दीजिए और यहाँ पे वायर से बंधा रहता है। अब इसमें पतला पतला वायर से यहाँ पे ऐसे बंधा रहा, ठीक है, ये पूरा। तो ये जो होता है आपका ब्रिटानिया जोड़ होता है। ट्रांसमिशन लाइन में इसको ऐसे वायर को जोड़ते हैं, है ना, ओवरहेड लाइनों में। अब देखिए कह रहा है कि वातावरण में होने वाले बदलावों की वजह से क्षरण होने के कारण, गैल्वेनिक एक्शन की वजह से क्षरण होने के कारण, अधिक तापन के कारण, या वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। तो दोस्तों जानते हैं कि जो भाई ये ट्रांसमिशन लाइन यानी कि हमारा ओवरहेडेड लाइन होता है ना, वहां पे जब हम जोड़ लगाते हैं तो जानते हैं कि ये वातावरण में परिवर्तन की वजह से उसमें क्या हो सकता है, और कंपन की वजह से, है, कंपन की वजह से क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है, इसको भाई कंपन होगा या वातावरण में कुछ परिवर्तन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पार्क करने लगेगा, स्पार्क करेगा, हीट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, टूट भी सकता है। तो इसीलिए इसमें जो है वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण जो है इस पे हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम, सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का बस इतना ही क्लास, ठीक है, और हम लोग अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ नए क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।